Namaskar everyone. I am Shilpi Damur, Assistant Professor, Department of Zoology, Podar International College. So today we are going to learn about the topic physiology of respiratory system. सबसे पहले let's start with the basic introduction. So in this slide you are going to see the definition of respiration. It is a biochemical process in which cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, and which result in release of carbon dioxide and water along with ATP. तो रेस्पायरेशन का जो बेसिक मीनिंग है, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये कंबाइन होता है तब बदले में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, वाटर एंड अलोंग विद इट एटीपी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विच इज़ कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी. ये ग्लूकोज जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं ये आप लोग फूड से ऑब्टेन करते हैं. दैट मीन्स इट कम्स फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम, while this oxygen you are talking about comes from the respiratory system. जब हम सांस लेते हैं तब आप ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं. ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तब आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एंड इन डूइंग सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है इसका प्रोडक्शन आप देखेंगे. नाउ जब हम एटीपी की बात करते हैं, दिस एटीपी इज़ बेसिकली दैट एनर्जी जो कि अलग अलग प्रकार के लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काम आती है, और अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए इसका यूज़ करते हैं. एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटीरियल विच वी इनटेक थ्रू आर डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ नीचे अगर आप देखेंगे लास्ट लाइन के अंदर आपको विजिबल होगा कि जो रेस्पायरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर और भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स हैं जो कि आगे जाके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं जिनको हम एयर सैक्स का नाम देते हैं, और वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज आपको प्राइमरीली देखने को मिलता है. सो लेट्स नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द टू टर्म्स, क्योंकि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग ये बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं, बिल्कुल अलग अलग टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं. रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी लिविंग सेल्स. रेस्पायरेशन जो है आपका बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, और हर सेल्यूलर लेवल पे ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है. वाइल व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रीदिंग ये आपके लंग्स के अंदर ही होता है और कहीं देखने को आपको नहीं मिलता है. रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर नेसेसरीली एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. Also energy can be utilized and carbon dioxide can be produced, but energy वहाँ पर बनेगी. बट इन केस ऑफ ब्रीदिंग सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होगा, ना वहाँ एनर्जी का कोई बनना इन्वॉल्व है, ना वहाँ पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है. देन इन रेस्पायरेशन यू यूज़ ऑक्सीजन. रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर एनर्जी जब बन रही है तब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है. वाइल इन ब्रीदिंग जनरली कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर बनी थी वो रिलीज होने का काम करती है. तो हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन दोनों ही लेवलों पे बात करने वाले हैं, बिकॉज जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी के अंदर दोनों ही टॉपिक आपको देखने पड़ेंगे. ब्रीदिंग के अंदर अगर हम बात करें तो दो प्रोसेस है. एक होता है इंस्पायरेशन, that is when we breathe in या when we inhale the air inside our lungs, और दूसरा आपका होता है expiration which is basically breathing out which is also called as exhaling. इंस्पायरेशन जब भी होगा तो एयर है, एयर विल मूव फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इनसाइड ऑफ योर लंग्स, अंदर की तरफ मूवमेंट होगा. वाइल इन एक्सपायरेशन जो एयर का मूवमेंट है दैट विल बी वाइस वर्सा, और दैट विल बी फ्रॉम योर लंग्स टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट. ये ब्रीदिंग प्रोसेस है जो कि सुपरफिशियली होती है. नाउ जब ब्रीदिंग हो चुकी है, आपकी एयर बॉडी के अंदर मूव कर चुकी है इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर और ब्लड के अंदर और सेल के अंदर जो आगे की प्रोसेस होगी वो हम रेस्पायरेशन का नाम देंगे. नाउ रेस्पायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइट कहाँ पर हो रहा है उसके बेसिस पर भी रेस्पायरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पायरेशन. तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं ये वाला जो पर्टिकुलर रेस्पायरेशन है ये वो एक्सचेंज है
या ये उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम पे आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है। दैट मीन्स लंग्स के वहाँ पर, लंग्स की जो वॉल है या लंग्स के अंदर जब ब्लड के और लंग्स के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेस्पायरेशन है उसको आप एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। देन यू हैव इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इंटरनल रेस्पायरेशन आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है आपको? सेल्यूलर लेवल पर, जब आपका ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक पहुंच चुका है और अब सेल के वहाँ पर वो अपनी ऑक्सीजन को सेल को प्रोवाइड करा रहा है ब्लड, एंड मीनवाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में प्रोड्यूस हुई थी वो आपकी ब्लड को दे दी जा रही है। तो दैट इज़ इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, वाइल इंटरनल रेस्पायरेशन अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। नेक्स्ट, सेल के पास जैसे ही आपका ऑक्सीजन पहुंचता है, सेल उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है। अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको सबके अंदर वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एंड इन डूइंग सो वहाँ पर बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, जिसमें से एक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसी कारण ये वापस से ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इन सब एक्टिविटीज़ में ऑक्सीजन का इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट जो है, इट ऑल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द होम्योस्टैसिस कंडीशन ऑफ द बॉडी। Now see, over here in the diagram you can see the site of external and internal respiration as well as cellular respiration. On your left hand side you can see कि जो आपका एलोविलाई है, एलोविलाई सबसे छोटा यूनिट, बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ योर लंग्स और योर रेस्पायरेटरी सिस्टम, जहाँ पर आपका गैस का एक्सचेंज होगा। एलोविलाई के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन रहता है, बिल्कुल उसके पास से एक ब्लड वेसल जा रही है, उस ब्लड के अंदर काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस पॉइंट पे काफ़ी सारा ऑक्सीजन आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, जबकि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके एलोविलाई के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। सो दिस इज़ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। नाउ ऑन द सेकेंड हैंड यू कैन सी इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन में आप देखेंगे जब ब्लड पूरी तरीके से ऑक्सीजनेट हो चुका है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन है, तब वो ट्रैवल करके सेल के पास जाता है। ब्लड सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और मीनवाइल वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर लेता है। यही ऑक्सीजन सेल के अंदर जब पहुंचती है और वहाँ पर इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन अगर होता है एटीपी बनाने के लिए, तो उसको हम सेल्यूलर रेस्पायरेशन का नाम देते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पर अभी दिया गया है। यू कैन सी अलग अलग साइकिल्स हैं, हम इसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जहाँ पर आप ग्लाइकोलाइसिस देख सकते हैं, जहाँ पर आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देख सकते हैं। देन यू कैन सी क्रैब साइकिल रनिंग, देन यू कैन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज गोइंग ऑन। सो इन सब प्रोसेस के द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। सो इस पूरी एक प्रोसेस के अंदर हमको एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है कि ऑक्सीजन इज़ बेसिकली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एंड इस एटीपी का इस्तेमाल बॉडी के द्वारा किया जाएगा अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। नाउ इस पूरी रेस्पायरेशन प्रक्रिया के अंदर जो भी सिस्टम इन्वॉल्व है या जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। These are the parts of respiratory system which is divided into two parts, upper respiratory tract as well as the lower respiratory tract. upper respiratory tract के अंदर आप nasal cavity, pharynx, larynx ये देख सकते हैं, while lower respiratory tract के अंदर आप trachea, bronchi, then you have lungs, ये वाला portion आप देख सकते हैं। These are the basic functions, or you can call them as brief functions of the respiratory system. सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखें तो नॉस्ट्रिल्स हैं। नॉस्ट्रिल्स हमारी जो नोज़ की ओपनिंग होती है उसे हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, एंड बेसिकली ये रास्ता है जहाँ से एयर एंटर करती है इनटू आवर लंग्स। नॉस्ट्रिल के बाद जो कैविटी, जहाँ पर आपके हेयर नोज़ के नेज़ल कैविटी की हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, उस कैविटी को हम नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं। एंड दिस कैविटी बेसिकली प्योरीफाइज द एयर विच इज़ कमिंग इनसाइड फ्रॉम फाइन पार्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट आपका ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स है। फेरिंग्स बेसिकली एक प्रकार का चैनल है
विच हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द एयर टूवर्ड्स द लंग्स, वहाँ तक ट्रांसमिट करने में मदद करता है. देन यू हैव एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है जो आपकी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर उपस्थित होती है. रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. जिस पॉइंट पे, फारिंग्स के पॉइंट पे जहाँ से आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, वहीं से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी स्टार्ट होता है. सो एपिग्लॉटिस इज बेसिकली लाइक ऑफ फ्लैप. फ्लैप होता है, ये फ्लैप रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर ढका हुआ रहता है, उसको बंद करता है. और इसका मेन पर्पस ये है, जब भी आप फूड का इंटेक करते हैं, बाय चांस फूड रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को फूड से प्रोटेक्ट करने के लिए एपिग्लॉटिस जो है वो उसको कवर करके रखता है. लेकिन जैसे ही एयर बॉडी के अंदर आती है, ये एपिग्लॉटिस अपने आप खुल जाता है और एयर लंग्स तक रीच कर सकती है. देन यू हैव लैरिंग्स. लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है, जो फेरिंग्स से जस्ट थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है. इट हेल्प्स इन स्पीच प्रोडक्शन. लैरिंग्स के बाद यू हैव ट्रेकिया, दिस ट्यूब विच इज़ मार्क्ड ब्लू इन कलर, इसको हम ट्रेकिया का नाम देते हैं. इसको आप विंड पाइप भी बोलते हैं. ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, विच गेट्स इन्वर्टेड या इंसर्टेड इनटू द टू लंग्स, जो आपके लेफ्ट और राइट ट्रेकिया दिया गया है उसके अंदर. आगे जाके ये ब्रोंकाई में डिवाइडेड हो जाती है. ट्रेकिया पहले ब्रोंकाई बनाएगी, ब्रोंकाई के बाद वो ब्रोंकियोल्स बनाती है, ब्रोंकियोल्स के बाद एलोविलाई बनाती है. सो ये जो पोर्शन मैंने आपको बोली है, ट्रेकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स, देन एलोविलाई, दीज आर द डिवाइडेशन और दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रेकिया. ये जो ट्रेकिया है पूरी लंग्स के अंदर तक एम्बेडेड रहती है. ये जो लंग है, जो कि आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, बाहर की तरफ से ये कवर्ड रहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से. एक मेम्ब्रेन है जो उसको मॉइस्ट रखने में मदद करती है, जो उसको फ्लेक्सिबल बनाती है, उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. उसके अलावा भी लंग्स के बाहर एक थोरासिक कैविटी या रिब केज पाया जाता है, जो पसलियां जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बेसिकली उसका एक पूरा का पूरा केज पाया जाता है. वो आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. रिब से एसोसिएटेड दो मसल्स और देखने को हमें मिलती है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, इंटरकोस्टल मसल्स. दीज मसल्स रिमेन इन एसोसिएशन विद रिब्स एंड हेल्प्स इन ब्रीदिंग साइकिल. लंग्स जो हैं उनकी कैविटी को इंक्रीज करना और उनकी कैविटी को डिक्रीज करना, ये जो बेसिक फंक्शन है, ये इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. लंग्स के बिल्कुल नीचे एक और मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम डायफ्राम का नाम देते हैं. डायफ्राम का बेसिक फंक्शन भी लंग्स के अंदर रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग का आएगा, जो कि हम आगे मैकेनिज्म में समझने वाले हैं. नाउ दीज आर द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट. हम समझ चुके हैं पैसेज एयरवे के लिए इट हेल्प्स इन रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, बिकॉज आपकी जो नेजल कैविटी है, नोज़ जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर आपका ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम प्रेजेंट होता है ना. ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम बेसिकली आपके ऑल्फैक्शन के रिसेप्टर्स हैं, जो कि आपको स्मेल करने में हेल्प करते हैं. इसीलिए हम अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एक फंक्शन स्मेल या ऑल्फैक्शन भी बताते हैं. It also helps in filtering the incoming air and to filter large foreign materials. नेक्स्ट, ये क्योंकि यहाँ पर हमारे नेजल पैसेज के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये एयर को वार्म करने में भी हेल्प करते हैं. ऑल्सो इट हेल्प्स इन एज अ रेजोनेटिंग चेम्बर फॉर वॉइस. साउंड प्रोडक्शन के अंदर भी आपका जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो हेल्प करता है. Here are some functions of the component of lower respiratory tracts. Larynx जो है it helps as a airway, जो कि एयर को आगे पास करता है towards the lungs. Then also it acts as a passage for the food, and then in sound production also it helps. ट्रेकिया आता है नेक्स्ट. ट्रेकिया हम लोगों ने विंड पाइप इमेज के अंदर देखा था. इट ऑल्सो हेल्प्स एज अ पैसेज की तरह काम कर रहा है. ब्रोंकाई भी वही काम करेगा, पैसेज की तरह काम करेगा. एंड द फाइनल वन इज लंग्स, जहाँ पर मेजरली आपका गैस एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा. सो कमिंग ऑन टू आर न्यू पार्ट, यहाँ पर मैकेनिज्म है. जब हम पूरा स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, एनाटॉमी समझ चुके हैं, तब हमें आगे इसका मैकेनिज्म समझना होगा. मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमें थोरैसिक कैविटी को बहुत इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप एक्सपायरेशन या जो आप इंस्पायरेशन की बात करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है या जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ योर थोरैसिक कैविटी. वाई थोरैसिक कैविटी? बिकॉज आपके जो लंग्स हैं वो खुद से ना तो इन्फ्लेट हो सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. दे कांट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ऑन देयर ओन, क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है.
वो उतना ही फूलेंगे जितनी उनको जगह दी गई होगी, या वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे जितना उनको दबाया जाएगा। तो ये जो फुलाने का काम और दबाने का काम है, ये करती है आपकी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी को मैं अगर आपके नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ तो हम इसे रिब केज का नाम देंगे। अब ये थोरैसिक कैविटी बेसिकली 4 तरह से बनी हुई है। सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो नेक आता है, आपका गर्दन। गर्दन के नीचे की तरफ देखेंगे धीरे धीरे तो ये आपको नज़र आएगा आपका डायफ्राम। गर्दन से लेकर डायफ्राम जो है आपका, उसको सामने की तरफ जो कनेक्ट करता है, इट इज़ स्टर्नम। जो आपका चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर आपकी रिब्स जो हैं वो अटैच्ड होती है, दैट बोन इज कॉल्ड एज स्टर्नम। फिर पीछे की तरफ अगर आप देखें तो इट इज़ स्पाइनल कॉर्ड या वर्टेबल कॉलम जिसको हम बोलते हैं। और स्टर्नम और आपकी स्पाइनल कॉर्ड या वर्टेबल कॉलम को कनेक्ट करती है लेटरली या साइड से आपकी पसलियाँ या आपकी जो रिब्स होती हैं। तो यू कैन सी ये पूरी एक कैविटी जैसा बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया जहाँ पर ये चारों तरफ से कवर्ड है। ऊपर नेक है, नीचे डायफ्राम है, सामने की तरफ स्टर्नम है, पीछे की तरफ वर्टेबल कॉलम है, एंड साइड में जो है आपकी रिब्स प्रेजेंट है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दीज बोन्स, यहाँ पर 2 प्रकार की मसल्स भी आपको देखने को मिलती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दोनों मसल्स इन रिब्स के बीच में एक्स शेप में प्रेजेंट होती है, एक्स अल्फ़ाबेट की तरह आकृति बनाती है और उस तरीके से 2 रिब्स के बीच में अटैच्ड होती है। सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। अब आगे हम देखेंगे कि ये होता कैसे, किस तरीके से होता है। सबसे पहले इनहेलेशन यहाँ पर हम देखते हैं। इनहेलेशन जैसा कि हम बेसिक समझ चुके हैं, इट इज़ द प्रोसेस वेयर द एयर इज ड्रॉन इनसाइड योर लंग्स। जब एयर अंदर की तरफ आ रही है, तो एयर अंदर की तरफ तब आती है जब आपकी थोरैसिक कैविटी जो है ये एक्सपेंड होती है। आपकी थोरैसिक कैविटी को बढ़ना पड़ेगा या इसकी जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज होना, अब ये जो वॉल्यूम इंक्रीज होगी थोरैसिक कैविटी, इसका सबसे प्राइमरी रीज़न है आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सबसे पहले आपका जो सिग्नल स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे आता है। आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उनके अंदर संकोचन देखने को मिलता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम जो है वो बाहर की तरफ खसक जाता है, रिब्स जो हैं वो भी बाहर की तरफ खसक जाएंगी। इस तरह से आपकी जो चेस्ट वॉल है वो एक्सपैंड हो जाती है। जैसे ही बाहर की जो थोरैसिक कैविटी है वो एक्सपैंड हुई, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑलरेडी पहले से ज़्यादा एयर नहीं थी, लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम था, एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो एयर जो है वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली रश करके लंग्स की तरफ आएगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो आपकी थोरैसिक कैविटी है उसकी जो साइज़ है वो अब इंक्रीज हो चुकी है। सो दिस इज़ द इनहेलेशन प्रोसेस। इस इनहेलेशन प्रोसेस में आपकी जो रिब्स हैं, आपका जो स्टर्नम है, वो ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर के लिए अपनी जगह से खसक करके बाहर की तरफ निकल जाता है, ताकि जो थोरैसिक कैविटी है वो उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सके। सो इस तरीके से जो हमारे लंग्स हैं वो पूरी की पूरी एयर से फिल हो जाती है, एयर से भर जाती हैं। अब जब हम इनहेल कर चुके हैं एयर को अंदर की तरफ, लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो बिल्कुल लंग्स के पास से निकल रही है, उस पॉइंट पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो हो जाता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आई, उन्हें बॉडी से बाहर निकालना या उस एयर को बाहर निकालना, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सहेलेशन एंड इट इज़ बेसिकली अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब है हमें उसके अंदर एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी डू नॉट वांट टू यूज़ एनर्जी, यहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है, ये पैसिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बेसिक प्रोसेस होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब हमने इनहेलेशन देखा था वहाँ पे आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स अवस्था में जाएगी एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो उसकी अपोजिट थी अब वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही ये मसल आपकी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो आपकी थोरैसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने लगेगा, आपकी रिब्स अपनी जगह पर आ जाएंगी, आपका डायफ्राम वापस से यू या कर्व्ड शेप में आ जाएगा। इस तरीके से आपकी जो थोरैसिक कैविटी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो वॉल्यूम में डिक्रीज होगी। इसी कारण लंग्स के अंदर जितनी भी एयर भरी हुई होगी वो दबेगी एंड इन डूइंग सो वो वापस बाहर आएगी आपके माउथ के थ्रू, और यही आपका एक्सहेलेशन कहलाता है।
तो अगर आप दोनों प्रोसेस देखें तो दोनों प्रोसेस के अंदर एक में आपका एयर इन आ रही है, एक में आपकी एयर बाहर जा रही है, लेकिन दोनों के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स का आपको देखने को मिलता है। ऑल्सो यू कैन सी इन दिस डाइग्राम, हम लंग्स दिखा सकते हैं। इस डाइग्राम के अंदर हम लोगों ने इंटरकोस्टल मसल्स दिखाई एंड यू कैन सी द कैविटी। डायफ्राम नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। फर्स्ट वाले में इनहेलेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो डायफ्राम इज समवॉट स्ट्रेट, जबकि सेकंड एक्सहेलेशन वाले में द डायफ्राम पोर्शन इज यू, कर्व्ड आकार में है, वो कर्व्ड शेप में। अगर आप इमेज में देख पाएँ तो लंग्स की वॉल्यूम नोटिस कीजिए, इसके अंदर लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं एंड द वॉल्यूम इज़ वेरी मच, जबकि यहाँ पर लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड द वॉल्यूम पार्ट इज़ वेरी लो। इसी कारण आपको एक्सहेलेशन और इनहेलेशन देखने को मिलता है। नाउ देर आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या कुछ रेस्पायरेटरी वॉल्यूम जो कि आपको रेस्पायरेटरी सिस्टम के साथ में स्टडी करनी पड़ती है। क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले इस ग्राफ के थ्रू भी हम कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, आपके लंग्स के अंदर नॉर्मली जितनी एयर, अमाउंट ऑफ एयर एक नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर रह सकती है, हम उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज़ दैट अमाउंट ऑफ एयर जो आपकी लंग्स के अंदर नॉर्मल अवस्था में रह सकती है। राइट, इट इज़ अराउंड 2.2 लीटर से लेकर 2.7 लीटर तक, ये जनरल है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम का नाम देते हैं। नेक्स्ट, हाइस्ट अमाउंट ऑफ एयर जो आप ब्रीद करके अंदर ले सकते हो। आप एक बार बहुत तेज़ी से सांस अंदर की तरफ लीजिए, जो अमाउंट आप अंदर ले सकते हैं दैट इज़ आपका वाइटल कैपेसिटी, उसको हम वाइटल कैपेसिटी का नाम देते हैं। ना वाइटल कैपेसिटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप नॉर्मली ब्रीथ कीजिए, अब आप जितना दम लगाकर एयर को अंदर की तरफ लेने की कोशिश करेंगे, वो जो हिस्सा जो आपने प्रेशर लगाकर अंदर की तरफ लिया वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV कहलाता है। एंड द सेकेंड वन, आप एक्सहेल कीजिए, आप प्रेशर लगा के एक्सहेल कीजिए तो भी आपके मुंह से कुछ हवा बाहर आएगी, वो पर्टिकुलर पोर्शन जो आप दम लगा करके बाहर की तरफ निकालना चाह रहे हैं, दैट पोर्शन ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ वाइटल कैपेसिटी जब हम बात करते हैं तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर आपकी टाइडल वॉल्यूम अलॉन्ग विथ IRV एंड अलॉन्ग विथ ERV, ये सब आएगा। टाइडल वॉल्यूम क्वाइटली जो मैंने ब्रेथ किया आराम से बिना प्रेशर लगाए, देन अगर मैंने बहुत दम लगा के एयर अंदर की तरफ लिए दैट इज़ IRV, अगर मैंने बहुत दम लगा के एयर बाहर की तरफ निकाली दैट इज़ ERV। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो दिस इज़ द वाइटल कैपेसिटी। राइट, अब तीन टर्म्स ये होने के बाद एक बचता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। देखिए, कितना ही दम क्यों ना लगा ले हम एयर को बाहर एक्सहेल करने के लिए या एयर को अंदर इनहेल करने के लिए, सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिसाइड्स इन आ लंग्स, हमेशा रहती है, जिसके कारण लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। वो अमाउंट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम का नाम देते हैं। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी और TLC, जब हम वाइटल कैपेसिटी के साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम को मिला दें तब हमको समझ आएगी टोटल लंग वॉल्यूम, और इसकी जो वैल्यू है इट इज़ ऑलमोस्ट 5.7 लीटर इन मेल while it is 4.2 liter in females. So these are some of the important respiratory volume. So this is all, thank you for listening, but in any case अगर आपको कहीं भी कोई भी related query है you can always drop me a mail at shilpi.damor@podarinstitute.org. Thank you.